Yes, we have seen dynamically induced EMF and statically induced EMF. As long as it was the case of dynamically induced EMF, it was easy on our part to find out the polarity of the EMF, because you knew that the force or the EMF induced is because of the force experienced by the charges, free charges inside the conductor. So using the concept of force, we were finding the polarity of EMF. Supposing here is a bar, a conducting bar, which is moving in this magnetic field like this. And now the free charges, let us consider a positive charge inside. This positive charge will experience a force in the upward direction. So the positive charges were coming here and the negative charges were coming here. We said that this is equivalent to a battery like this, whose EMF we have calculated as BLV. You remember, है ना? डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF के केस में हमारा काम निकल जाता था, हमें EMF का पोलैरिटी पता चल जाता था. But also we have seen in case of statically induced EMF, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF के केस में क्या होता था कि जब कोई कंडक्टर स्टेशनरी है बट मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है. In that case, it is difficult on our part to understand what is the magnetic force. In fact, there is also a magnetic force, rather there is an electric force otherwise. और आप कहोगे कि सपोज यहाँ पर कोई एक क्लोज लूप है, here is a closed loop, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल गया तो पक्का इसमें EMF होगा, हमें मालूम है. और because of the EMF there will be a current, but we don't know whether the EMF will be driving a current in the clockwise sense or anti-clockwise sense. So our problem lies with the direction of current induced or the polarity of the EMF induced. इसके लिए हम कोई गेस नहीं कर सकते, कोई गेसिंग काम नहीं करेगा. Even your Faraday's law things will not also will help. तो how to know what will be the direction of current? अगर इसके साथ associated flux बदल रहा है तो दो किस्म का हो सकता है, या तो आप कहोगे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है. तो accordingly you will see the direction of current in the loop or the polarity of the EMF will be changing. How to account for the polarity of EMF induced in a closed loop, है ना? इसके लिए we go for Lenz law. अब Lenz law का significance आपको समझ में आया कि Lenz law will help you to know the EMF polarity when there is a change in flux associated with a loop. Okay, whenever there is a change in flux associated with a loop, so what is the polarity of the EMF, that can be known by Lenz law. Okay, तो क्या कहता है ये लॉ? लेट अस सी. Lenz law बड़ा इंपोर्टेंट लॉ है और कोई फॉर्मूला नहीं है. ओनली लॉ है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जस्ट ए कंसेप्ट. और उसका बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है. क्या बेसिक्स है? राइट, दिस लॉ इज on the basis of conservation of energy. रिमेंबर, यही स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लॉ के साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो इतना इजीली रिवील करना मुश्किल है. हम करेंगे इसको, विल शो यू हाउ द लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट देन ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देयर आर सर्टेन लॉज, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, पॉइंट नंबर 2. ये लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बोल रहा है. ठीक है, आप जानते हो कि फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है कंजर्वेटिव फोर्स, एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कोई एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए द टाइप ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, जैसे अगर हम दोनों हाथ को रगड़ेंगे तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
कोई कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये लेंजेस लॉ विल हेल्प यू टू नो व्हाट इज द एनर्जी एंड हाउ मच इज द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। So ये लॉ बहुत हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड हाउ द एनर्जी is changing from one form to other. However, the input energy spent and the output energy generated will be same. This is on the basis of law of conservation of energy. क्या कहता है ये लॉ? लॉ का स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। If the EMF induced in a loop is capable of driving a current, ठीक है। Then the induced current circulates in such a way that it opposes all causes responsible for it, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं थोड़ा इसको ब्रीफली बोल देता हूं कि जब भी कोई लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा और उस लूप में अगर करंट सर्कुलेट करने की काबिलियत है, मतलब इट मस्ट बी ए क्लोज लूप। इफ इट इज ए क्लोज लूप देन ओनली देयर विल बी ए करंट, ठीक है। हाँ, अगर कोई लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलता है तो क्यों बदलता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो लूप मूव कर रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों बदल रहे हैं। अगर किसी भी तरह से किसी लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहे हैं और वहां पे करंट सर्कुलेट हो सकता है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऐसे सर्कुलेट होता है कि इट अपोजेस ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट। Now I want to show you some examples how there can be a change in flux associated with a loop. मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे कि सपोज ऐसे here is a wire and wire loop say suppose this is a wire loop and suppose here is a ring connected here. That means if you pull this wire loop here, gradually this area will shrink. This is another case. Here is a loop kept in a time varying magnetic field which is a function of time, or it may happen that a loop suspended in a magnetic field is rotating. In all these cases you see the amount of flux passing through the loop is continuously changing. ये केस में भी बदल रहा है, ये केस में भी बदल रहा है। और मान लो कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये वायर को पकड़ के ये वाला हिस्सा को खींचोगे नीचे, तो धीरे धीरे दोनों वायर इधर से आने लगेंगे और ये एरिया श्रिंक करने लगेगा। तो the amount of flux passing through this loop will change. So there may be several causes for change in flux associated with the loop. Okay. Now the current in each case will circulate in such a way that the main cause or very cause responsible for induction will be opposed. जैसे आप इसको घुमा रहे हो तो घुमा रहे हो, उसमें एक EMF होगा तो करंट होगा, और करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा जो आप जैसे घुमा रहे हो उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो कि B इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये चेंज हो रहा है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि अंदर की तरफ जो फील्ड बढ़ रहा था वो ना बढ़े, समझ में आ रहा है। या फिर जैसे आप इसको खींच के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो, ये एरिया छोटा हो रहा है, जैसे एरिया छोटा हो रहा है करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा कि हर सेक्शन के ऊपर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा एंड दैट विल ट्राई टू ग्रो द एरिया, खींच के बड़ा करने की कोशिश करेगा, समझ में आ रहा है। जो भी कुछ कॉज है सारा कॉजेस को वो अपोज करेगा।
ठीक है। टू अंडरस्टैंड दैट हमें समझना है कि कोई कॉइल जब चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, हो सकता है कि इट विल डेवलप ए फोर्स टू अपोज, और जिसे हम कहेंगे, और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज हियर इज दिस इज व्हाट इज ए मैग्नेट एंड सपोज आई एम ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टुवर्ड्स दिस, आई एम ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टुवर्ड्स दिस एंड say this loop, the flux passing through the loop is changing, there will be a current that will develop a magnetic field which will push the magnet in the opposite direction. सारे कॉजेस को अपोज करेगा, जो जो चीजें रिस्पॉन्सिबल है उसमें करंट फॉर्मेशन करने के लिए सारे चीजों को अपोज करेगा। तो आपको खाली इसको करंट की फॉर्म में नहीं देखना है, इट मे ट्राई टू रिड्यूस दी और चेंज द एरिया, इट मे ट्राई टू अपोज द रोटेशनल मोशन, सारा चीजों को ये अपोज करेगा एंड साइमल्टेनियसली हर एक केस में करेगा, ठीक है। अच्छा, तो लेट अस सी ए टिपिकल केस हम लोग लेते हैं, इसको समझने में आसान होगा हमें। ओके, नाउ सी हियर, सपोज आई टेक ए टिपिकल एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक मैग्नेट बनाया हूँ और मैं चाहूंगा कि ये मैग्नेट धीरे 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 इसकी तरफ मूव करेगा। तो जैसे मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा तो आप देखोगे कि दी फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। यू सी, पहले थोड़ा सा फ्लक्स जा रहा था, फिर ज्यादा फ्लक्स और ज्यादा फ्लक्स, धीरे धीरे अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग इज इंक्रीजिंग। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई मूव दिस कंडक्टर टुवर्ड्स द रिंग। अगर हम नॉर्थ पोल से देखेंगे, एज व्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? As seen from नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा? तो क्या देखोगे, ये रिंग है, द फ्लक्स इज गोइंग इन, कि इधर से फ्लक्स जा रहा है। आप नॉर्थ पोल से देखोगे तो क्या है, फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो हम कहेंगे मैग्नेट इज और मैग्नेट की जगह लिखेंगे नॉर्थ पोल इज ब्रॉट क्लोजर टूवर्ड्स द रिंग। ये जी इफेक्ट क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को पास लाए तो क्या होगा, ये अगर ऐसे होगा तो क्या कहोगे, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे आप क्लियरली देख रहे हो, अगर नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो ये फ्लक्स बढ़ रहा है ना। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे, इज एन इफेक्ट इनवर्ड फ्लक्स। यहाँ पर ए सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल आप देखोगे इनवर्ड फ्लक्स through the ring increases, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है as seen from नॉर्थ पोल। ये जो चीज को मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। नॉर्थ पोल को लेंगे तो क्या होगा, साउथ पोल को लेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट चीजों को विजुअलाइज करेंगे, चीजें आपको आसान लगेंगी। तो इनवर्ड फ्लक्स थ्रू द रिंग इंक्रीजेस एज सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल से देखोगे इनवर्ड फ्लक्स बढ़ने लगेगा। अच्छा, अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, देयर इज ए चेंजिंग फ्लक्स, बिकॉज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ, बिकॉज ऑफ द ईएमएफ देयर विल बी करंट। अब वो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, हमें समझना है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस रिस्पांसिबल। पहला कॉज तो हुआ नॉर्थ पोल वाज ब्रॉट क्लोज, उसके चलते क्या हुआ, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया, एंड दीज टू आर द कॉजेस ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग विद द लूप। अब ये लूप चाहेगा कि जो मेरा जो साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको मैं अपोज करूं। ढेर सारे तरीके से अपोज कर सकता है। कैसे अपोज करेगा, एक तो हुआ नॉर्थ पोल को उल्टा ढकेलने की कोशिश करेगा, विल ट्राई टू पुश द नॉर्थ पोल बैक। एक होगा कि अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो क्या करेगा, अपना एरिया को छोटा करने की कोशिश करेगा, तो अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो जाएगा। तीसरा हुआ कि ये जो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है वो बाहर की तरफ फ्लक्स बनाएगा ताकि बढ़ता हुआ फ्लक्स को कंपेंसेट कर पाए। ये सारा चीज को करेगा बाय यूजिंग लेंजेस लॉ, यूजिंग सिंगल कन्वेंशन। क्या, चलिए पहले देखते हैं। अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो हाउ दिस इज गोइंग टू अपोज,
how this is going to oppose. Opposition of induced current. Induced current कैसे अपोज करेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीजें. Opposition of induced current to change in flux. पहला हुआ, it tries to push the north pole away, है कि नहीं. जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और नॉर्थ पोल को वापस पुश करने की कोशिश करेगा. अच्छा, दूसरा हुआ, क्या हुआ लिखेंगे इसमें, it tries to, अच्छा ये क्या हो रहा है, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, the inward flux through the ring is increasing, तो उसको अपोज करना है तो क्या करेगा, it will develop outward flux. It tries to develop outward flux. ठीक है, मैं चीजों को थोड़ा स्पेस बनाना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो चलिए इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे. ये तो आप समझ गए हो, ये भी आपको समझ में आ गया. तो opposition is in terms of all these things you must understand. It tries to develop outward flux. ठीक है, और क्या, फ्लक्स बढ़ जा रहा है, फ्लक्स इज बी इंटू एरिया, बी बढ़ जा रहा है तो क्या करेगा, अपना एरिया को छोटा करने की कोशिश करेगा. सोचो, फिजिकली इट विल ट्राई टू रिड्यूस. चलिए तीसरा पॉइंट को लिखने से पहले हम लोग समझ भी लेंगे. चलिए पहला पॉइंट में देखिए, आप ये रिंग है, आप कहां से देख रहे हो, यू आर सीइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल. नाउ यू आर ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल क्लोज टुवर्ड्स इट. नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश कर रहे हो तो ये रिंग इसको पुश करने की वापस कोशिश करेगा. मतलब रिंग का इस फेस में कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल की साउथ पोल. नॉर्थ पोल बनेगा तब, नॉर्थ पोल बनेगा तभी अपोज करेगा. और आपको याद होगा जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करता है, दैट बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. दे फेस करेंगे क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज साउथ पोल, फेस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल. तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, पता चल गया कि दी रिंग में जो होगा, जो रिंग में करंट होगा वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि उसको नॉर्थ पोल डेवलप करना है. दूसरा देखिए, इट ट्राइज टू डेवलप आउटवर्ड फ्लक्स. अब इसमें करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा कि यहां से कुछ फ्लक्स बाहर निकलने लगेगा. सोचो कैसे करंट फ्लो करने से आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा, ड्यू टू दी करंट इन द रिंग. अगर रिंग में क्लॉकवाइज करंट होता है, फ्लक्स इनवर्ड हो रहा है ना, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है, फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है. इससे भी पता चल रहा है दी करंट हैज टू बी आउटवर्ड. तीसरा चीज जो हम लोग नहीं लिखे उसको भी थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं. दिस विल ट्राई टू रिड्यूस द एरिया. कोई रिंग का एरिया कैसे रिड्यूस होगा, अगर इसका हर एक सेक्शन के ऊपर, इसका हर एक सेक्शन के ऊपर एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में. नहीं सोचो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ईच सेक्शन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. सोचो इस सेक्शन पे कैसा करंट होना चाहिए जोन में, ताकि उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा और ये एरिया छोटा करने की कोशिश करेगा. एरिया क्यों छोटा करेगा, बिकॉज द फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज बी इनटू एरिया. मान लो कि आप मैग्नेट को जबरदस्ती पकड़ के ले रहे हो, आपको ये रोक नहीं सकता, उसके पास उतना ताकत नहीं कि आपकी ताकत को रोक पाए. तो बी तो बढ़े जा रहा है, बी तो बढ़े जा रहा है. अगर बी बढ़े जा रहा है तो अपना एरिया को छोटा करने की कोशिश करेगा. तो सोचो, तो ये छोटा सा सेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इस सेक्शन में कैसा होना चाहिए करंट कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ आएगा. देखो ये बी ऐसा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स ऐसे होगा. मतलब ये सेक्शन में करंट ऐसा होना जरूरी है, मतलब हर सेक्शन में करंट. समझ में आ रहा है क्या? It is also trying to reduce the area. तो जब भी किसी भी केस में हमको पूछा जाएगा किसी एक लूप में करंट क्या है बताओ, तो आपको देखना पड़ेगा ढेर सारे क्या क्या कॉजेस है जिसके चलते ये हो रहा, क्या क्या कॉजेस है जिसके चलते हो रहा है. किसी एक कॉज को ले लो, उसको अपोज कर लो, तो आपको पता चल जाएगा हाउ विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. समझ में आया क्या? तो क्या कंक्लूजन मिला है सबसे,
कंक्लूजन ये मिला ये सबसे कि अगर हम कहेंगे कंक्लूजन ऐसा मिला इसमें हमें कि अगर किसी एक लूप के साथ एसोसिएटेड क्लॉज बदलता है तो बाय लेंजेस लॉ इट अपोजेस ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट। क्या मेरी बात सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन में से हमें जो चीजें मिला, चलिए थोड़ा उसको नोट कर लेंगे। तो क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सारे चीजों को याद रखना है, ठीक है, पर्टिकुलरली दिस, ठीक है। तो क्या देखें, पहला चीज लिखेंगे इसमें कंक्लूजन, जो मिला कंक्लूजन मिला ये कि when North Pole approaches a loop along North Pole approaches a loop along its axis, the induced current in the loop, as seen from North Pole, क्या होगा? अभी देखिए, जब नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा था, अब बोलोगे सर प्रीवियस पेज में जाइए देख के बताइए। नहीं, सीधा दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। जैसे नॉर्थ पोल पास आने लगा, जैसे ये नॉर्थ पोल पास आने लगा, ए सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल से देख रहे हैं इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट विल ट्राई टू डेवलप आउटवर्ड फ्लक्स, टू डेवलप ए आउटवर्ड फ्लक्स द करंट हैज टू बी लाइक दिस, यू सी द करंट हैज टू बी लाइक दिस, द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, A seen from North Pole is in anti-clockwise direction, ये आपको याद रखना है, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप ऐसे रखो याद, नाम तो सबको याद रहता है, नॉर्थ पोल अप्रोचेस एंटी-क्लॉकवाइज करंट बनता है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा करके सोचते हैं, नाउ यू मस्ट बी एबल टू फील एंड फॉलो। अगर मैं मैग्नेट को पास लेने की बजाय दूर लेने लगूंगा, ये हमारा अपोजिशन पार्टी है, हम जो भी करेंगे अपोज करेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि पास लाने से अपोज करना था, दूर जाने से खुश हो जाएगा, नहीं, दूर जाने से भी अपोज करेगा। एनी चेंज इन फ्लक्स विल बी अपोज्ड। अगर इसको हम दूर लेंगे तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? इनवर्ड फ्लक्स घटेगा, इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, ये अपोज करेगा, क्या करेगा? कैसा करंट बनाएगा कि इनवर्ड फ्लक्स बनेगा? तो इट विल मेक ए क्लॉकवाइज करंट, ताकि ये इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। आप जो भी उसके साथ कर रहे हो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। इफ यू मूव द नॉर्थ पोल अवे, you will find the inward flux decreases, and to compensate the decrease in inward flux, the current will try to induce current will try to produce inward flux, and for that the current will be clockwise। और ऐसे देखो तो नॉर्थ पोल पास आ रहा है एंटी क्लॉक होगा, दूर जा रहा है तो होगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? लेट अस थिंक अदरवाइज, साउथ पोल पास आएगा, कौन सा करंट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोचो, साउथ पोल पास आएगा, नॉर्थ पोल पास आने से एंटी क्लॉकवाइज करंट हो रहा था, अगर ये साउथ पोल होता तो क्या होता? फ्लक्स का डायरेक्शन उल्टा होता, मींस इनवर्ड फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ने लगेगा, है कि उसको भी अपोज करेगा। So when north pole is coming close, anti-clockwise current. North pole is going away, clockwise current. South pole is coming close, clockwise current. South pole is going away, anti-clockwise current. समझ में आ रहा है क्या? तो एक याद रखने से बाकी सारे बन जाएंगे। मतलब इसमें से तीन चीजों में से नॉर्थ पोल अप्रोचेस एंटी-क्लॉकवाइज, ये तीन चीजों में से किसी एक को उल्टा कर दो, बाकी दोनों, किसी दो को उल्टा कर दो तो तीसरा बदल जाएगा। नॉर्थ पोल अगर दूर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट रहा, ये बदला तो ये बदला, अगर ये बदला तो ये बदलेगा, ऐसे करके
करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपको गेसिंग हो जाना चाहिए। तो अगर ये चीजें आपको सचमुच समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर केस में आप थोड़ा मुझे बता दो क्या होगा। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और यहाँ पर कोई एक रिंग है, और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये ऐसे जा रहा है। दूसरे केस में ये हो गया मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये दूर भाग रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये है रिंग, ठीक है। तीसरे केस में ये सपोज अभी अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये चारों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स द रिंग। एंड लास्ट केस में नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिंग। तो क्या है इसमें याद रखना है, इन ईच केस डायरेक्शन ऑफ current in ring, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मोर अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि रिंग में कोई करंट नहीं था, हम ईएमएफ इंड्यूस करके करंट इंड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in ring, direction of induced current in ring is seen from the pole mentioned। थोड़ा आप देखिए तो क्या ये हर केस में आप क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सीन फ्रॉम द पोल, जो पोल उसके पास आ रहा है या जा रहा है। ये साउथ पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आने से क्या होता था, इट वाज एंटी क्लॉकवाइज करंट, याद है क्या। ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है, इज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अगर यहां से व्यू कर रहे हैं, हर केस में हम पोल से ही व्यू कर रहे हैं, व्हेन वी सी फ्रॉम द पोल, यहां पर होता था एंटी क्लॉकवाइज करंट। इस केस में क्या होगा, व्हाट इज द करंट हियर, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे clockwise, here south pole is moving towards, it will be clockwise, or north south pole moving away anti clockwise। समझ में आया क्या। अगर ये बात समझ में आ गया तो मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन तो बार बार आया है, इवन जेई वगैरह में भी आया है, स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी आया है, सब में आता है। आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा, लेकिन चारों याद रखने से आप कंफ्यूजन में पहुंचोगे। आपको एक कंक्लूजन निकालना, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, एज सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन केम इन जेई। मेरे ख्याल से आप लोग ये क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मैग्नेट, मैं आपको एक मैग्नेट ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये कोई एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट अभी गिरेगा यहां से, और इट विल बी फॉलिंग थ्रू ए रिंग, से दिस इज व्हाट इज ए रिंग, ठीक है। ये मैग्नेट अभी इस रिंग के अंदर से होते हुए गिरेगा। चलिए मानते हैं कि ये मैग्नेट यहां से फिसल के, ये मैग्नेट यहां से आया और यहां पर इट इज फॉलिंग अलोंग दिस लाइन। अब ये मैग्नेट का ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, एंड दिस मैग्नेट इज फॉलिंग along this line through the ring, ठीक। ये मैग्नेट इधर से गिरने लगा। जैसे मैग्नेट गिरने लगा, हम आपको पता करना है, इन फिगर शोन जेई का क्वेश्चन है और बोर्ड में भी उसका एक पार्ट आ चुका है। इन फिगर शोन द मैग्नेट was allowed to fall through the ring,
along axis. Find direction of current in ring as seen, bit number 1, from the magnet or from north pole, bit number 2, from the top, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना है कि ये मैग्नेट के चलते कैसे हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से देखो, हमें पता ये करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग। रिंग में हमें करंट का डायरेक्शन पता करना है। रिंग में करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें हमारा बेसिक्स में जाना पड़ेगा। व्हेन द नॉर्थ पोल अप्रोचेस टुवर्ड्स द रिंग अलोंग इट्स एक्सिस, द करंट सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, है कि नहीं। तो अब सोचो, हम नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, अब ये गिरने लगेगा। पहले पूछा है नॉर्थ पोल से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा। सॉल्यूशन, क्या कोई मेरा मदद करेगा? शुरू में करंट कैसे दिख रहा है नॉर्थ पोल से? नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, क्या दिखेगा? इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इसके अंदर से घुस गया, अब इधर से निकला। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? साउथ पोल इज गोइंग अवे। नॉर्थ पोल का पास आना, साउथ पोल का दूर जाना बराबर चीज है। तो क्या दिखेगा यहां से? क्या दिखेगा? अगेन एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? तो ये शुरू में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, जब ये उसके अंदर से पास कर जाएगा तब भी एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। ये हो गया बिट नंबर 1 का आंसर, ए सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल। ऊपर से देखेंगे तो, जब हम ऊपर से देखेंगे, नॉर्थ पोल भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, नॉर्थ पोल को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो हमको भी तो वही दिखेगा। हम तो निकालियां हैं, हमको भी एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। लेकिन जब इधर से नॉर्थ पोल दिख रहा है और उसको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऊपर से हमें क्या दिखेगा? एक रिंग में हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने वाले को क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो शुरू में हमें दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ये पार हो जाएगा हमको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। सो हम कहेंगे इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली क्लॉकवाइज। ये फाइनली हमें क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा चीज जो जेई में पूछा था वो ये है, इसका एक पार्ट है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे याद नहीं है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट, अगर मान लो ये रिंग को हम फिक्स कर दिए, रिंग इज फिक्स्ड, रिंग कैन नॉट मूव, रिंग को हम यहां से फिक्स कर दिए, ये रिंग मूव नहीं कर सकता। अब ये मैग्नेट गिर रहा है तो ये रिंग तो उसको अपोज करेगा। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मैग्नेट? जी और लेस देन जी और मोर देन जी। अब क्या कहोगे? क्योंकि यहाँ पर पोल डेवलप करके उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। पास में होगा तो स्ट्रांगली अपोज करेगा, मतलब जब यहाँ पर होगा there will be some force pushing the north pole backward direction. When you allow this north pole to drop, तो what will find? ये जो नॉर्थ पोल जब गिरेगा इसके अंदर से, उसका एक्सीलरेशन कम होगा। रीडिंग सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक्सीलरेशन इसका कम होगा क्योंकि देयर इज ए स्ट्रांग ऑपोजिशन टू दिस, ठीक है, देयर इज ए स्ट्रांग ऑपोजिशन टू दिस। और जब ये निकलेगा तब भी भागने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, एक्सेलेरेशन विल बी लेस देन जी। बट देन जब ये ठीक अंदर से जा रहा होगा, फिर इट इज मिडवे, क्या होगा सोचो तो, बताते बताते थोड़ा एक्स्ट्रा बता ही देते हैं। जब ये मैग्नेट मिडवे पहुंच गया होगा, आधा यहाँ पे पहुंच गया होगा, थोड़ा मैग्नेट की फ्लक्स के बारे में देखिए कैसा होता है इसका फ्लक्स। यहां से निकला ऐसे, यहां से निकला ऐसे, ऐसे ऐसे करके लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहे हैं मैग्नेट के अंदर से, है ना। अब जब ये मैग्नेट आधा घुस चुका है तभी जो फ्लक्स रिंग के साथ लिंक कर रहा है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे इधर निकलने लगेगा, फ्लक्स घटने लगेगा। पहले आ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था। दैट मींस व्हेन द मैग्नेट इज मिडवे,
midway between or along the axis, तो आप क्या कहोगे? The flux linking with this is maximum. और इसमें जो EMF होता है, EMF का क्या फॉर्मूला है? d phi by dt. And when flux is maximum, the flux linking with this is changing with time. When flux is maximum, d phi by dt क्या हो जाएगा? 0. So what is the EMF? 0. What is the current? 0. Is there any Lenz law? Current नहीं है तो Lenz law कहाँ से आएगा? मतलब just when it is midway in the ring, its acceleration will be g. इससे ऊपर g से कम, इससे नीचे g से कम. Are you getting? समझ में आया क्या? क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? ये जब ये जस्ट अंदर से पार हो रहा होगा तभी उसका एक्सीलरेशन g से बराबर होगा और इससे ऊपर g से कम होगा, कि नीचे g से कम होगा. हो सकता है सारे लोगों को इतना डेप्थ में जाना पसंद नहीं है तो उसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ दूसरे रंग रूप में आ सकता है. जैसे मैं आपको बताऊं, here is a I say here is a, let me draw, here is a cylinder. ठीक है, यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर का लेंथ L है. I will say the length of the cylinder to be L. Yes, ये सिलेंडर का लेंथ L है. मैं थोड़ा इस फिगर को बनाता हूँ, यू विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउट ऑफ इट. ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और चलो मानते हैं कि ये एक दूसरा सिलेंडर आपको देते हैं. ये दो सिलेंडर है, दोनों का लेंथ बराबर है, ठीक है, ये दोनों का लेंथ बराबर है और दिया गया है कि इनमें से एक क्या है? कॉपर सिलेंडर, कॉपर सिलेंडर. दूसरा क्या है? दिस से वुडन सिलेंडर, वुडन सिलेंडर. अब इन दोनों के अंदर से हम एक मैग्नेट को ड्रॉप करने वाले हैं. यू अलाउ ए मैग्नेट टू ड्रॉप थ्रू दिस. समझ में आया? दोनों का लेंथ बराबर है. कौन सा केस में मैग्नेट क्रॉस करके बाहर जल्दी निकल जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? In figure shown, a magnet was dropped. A magnet was dropped along axis of cylinders. In which case the magnet takes less time to come out at other end. क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहले क्वेश्चन को समझो. यहाँ पर एक कॉपर सिलेंडर है और एक वुडन सिलेंडर है, दोनों का लेंथ बराबर है और इसके अंदर भी मैग्नेट को डाल दिए, इसके अंदर भी मैग्नेट डाल दिए. मैग्नेट स्विंग करके इधर से निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा. कौन सा केस में जल्दी निकल जाएगा? When it is passing through wooden cylinder, there is not a conductor, no EMF, no current, nothing, and the acceleration will be g. But when it is passing through the copper cylinder, this copper cylinder can be considered a combination of number of 3 rings. ऐसे बहुत सारे रिंग हैं, सारे रिंग के साथ चेंजिंग फ्लक्स होगा, सारे रिंग में करंट होंगे, सारे रिंग लेंज लॉ की तहत इसको अपोज करने की कोशिश करेंगे, उसका एक्सीलरेशन विल बी लेस देन g. तो ये धीरे से गिरेगा इसके अंदर से. समझ में आ रहा है क्या? ये धीरे से गिरेगा तो इट विल टेक मोर टाइम. क्या लॉजिक समझ में आया? कॉपर सिलेंडर में क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा. अगर ये पावरफुल मैग्नेट है तो इट विल टेक मच मोर टाइम. छोटा और पावरफुल मैग्नेट है तो फोर्स विल बी स्ट्रांग, छोटा है तो मास विल बी लेस, एक्सीलरेशन विल बी मच लेस देन g, है ना. छोटा और पावरफुल मैग्नेट हो गया तो इट विल टेक वेरी लार्ज टाइम टू कम थ्रू.
ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन हुआ बाय लेंजिस लॉ। लेंज महाराज तो बड़े आदमी हैं, पूरे नाम लिखेंगे। बाय लेंजिस लॉ द इंड्यूस्ड करेंट in the copper cylinder opposes the motion of magnet. So it takes more time to cross the copper cylinder. क्या आपको समझ में आया? Is it understood? Yes. अगर ये कॉपर सिलेंडर में मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉपर सिलेंडर में फॉर योर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ये कॉपर सिलेंडर में मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक थिन कट लगा देता हूं। हॉलो सिलेंडर था, मैं कट लगा दिया, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो ये करंट सर्कुलेट कर पाएगा क्या? नहीं, ये सारा रिंग कट हो गए हैं, देयर विल नो करंट। तो इसमें जितना समय लगेगा इसमें उतनी समय लगेगा, क्योंकि लेंजेस लॉ शुरू से वही बोला है, इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ए करंट, इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज कैपेबल ऑफ ड्राइविंग ए करंट। अगर कैपेबल नहीं है तो कहां से अपोज करेगा? Reading. So if you put a cut in the cylinder, तो obviously you will see, अगर सिलेंडर में कट डाल देते हैं तो इसमें तो करंट सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो obviously there will be no opposition to movement of the magnet। दोनों ही केस में ये बराबर टाइम लेगा। समझ में आया? अच्छा, ये बात है, ये आपको समझ में आ गया? खैर, let us see another question for your understanding. Suppose हम कहेंगे कि here is a straight current carrying wire, ये straight current carrying wire, और here is a circular loop, ठीक है। तो ये करंट जो है, से द करंट इज गिवन बाय अल्फा टी, और अल्फा टी मतलब ये समय के साथ अल्फा लिखने से फिर लिखना पड़ेगा अल्फा क्या है, विल राइट एज इट इज 2t, द करंट हियर इज 2t एम्पियर्स, मींस करंट इज इंक्रीजिंग। अब ये कोई एक स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप में ईएमएफ होगा क्या? अगर होगा तो उसके चलते करंट होगा क्या? अगर करंट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्क्वायर लूप। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बदलाव लेना चाहता हूं। क्या बदलाव लेना चाहता हूं? आई वांट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं करंट को उल्टा कर दूंगा, करंट ऐसा है। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन स्क्वायर लूप। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो पहले देखेंगे इंड्यूस्ड करंट होगा क्या? इंड्यूस्ड करंट तो तब होगा जब देयर इज ए ईएमएफ, ईएमएफ तो तब होगा देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। क्या फ्लक्स बदल रहा है? देखो ये जो करंट है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फ्लक्स बाहर की तरफ है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स बाहर की तरफ है, करंट बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदल रहा है। यस, तो क्या लिखेंगे? कॉजेस को लिखेंगे, कॉजेस ऑफ ईएमएफ। क्या दिखा? फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप इज इंक्रीजिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स है वो भी इंक्रीज कर रहा है,
इसके चलते इधर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और समय के साथ ये बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि B इक्वल टू म्यू आई बाई 2 पाई आर, और ये I बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है तो आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। सो कॉज ऑफ EMF हो गया, द कॉज ऑफ EMF हो गया कि आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। नाउ हाउ द ऑपोजिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? Opposition of induced current कैसे करेगा? आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां पे वो चाहेगा आउटवर्ड फ्लक्स को घटाने के लिए। कितने तरीके से अपोज कर सकता है सोचो। ये लूप यहां पर है, कुछ बाहर की तरफ फ्लक्स है, अगर ये लूप को मैं थोड़ा यहां से ऐसे दूर ले लूंगा तो क्या बोलोगे, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा? अरे पास में है, आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा होगा, यहां पर रहने से ज्यादा फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है कि यहां पर जाने से ज्यादा फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है? पास में होने से ज्यादा फ्लक्स जा रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्गर बी है, उधर को बी का वैल्यू आर बढ़ने के कारण कम होने वाला है, तो क्या करेगा ये? इसका तो आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा था, घटाने के लिए भागने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग? भागने की कोशिश करेगा। द लूप विल ट्राई टू गो अवे, लूप दूर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए रिपल्सन, यहाँ पर कुछ करंट होगा, यहाँ पर भी करंट होगा, यहाँ पर भी करंट होगा, यहाँ पर भी करंट होगा, लेकिन दो करंट कैरिंग वायर के बीच में जो ज्यादा फोर्स होगा वो इस जोन की करंट के चलते होगा, ड्यू टू द करंट इन दिस जोन। सोचो रिपल्सन होगा तो यहाँ पर करंट कौन सा डायरेक्शन होने से रिपल्सन होगा? ये दूर भागेगा। करंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन रिपल। तो पता चल गया कि यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस लाइक दिस। समझ में आया? दैट विल बी रिपल्सन, दैट मींस दैट विल बी क्लॉकवाइज करंट। तो पहला तरीका क्या देख लिए कि जैसे इसके अंदर से क्या हो रहा है, पहले लिख देते हैं। आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप इज इंक्रीजिंग, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए लूप बोलेगा मैं दूर भाग जाऊं। दूर भागने के लिए यहाँ पर जो आपका करंट होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो देयर विल बी रिपल्सन। तो एक तरीके से पता चला कि करंट विल बी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, करंट विल ट्राई टू कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा? करंट ट्राइज टू प्रोड्यूस, ये आपको सोचना है, ट्राइज टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करेगा, तो ये कैसा फ्लक्स बनाएगा? आउटवर्ड फ्लक्स की इनवर्ड फ्लक्स? इनवर्ड फ्लक्स, ट्राइज टू प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स। अब सोचो ये कैसे करंट सर्कुलेट करेगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा इनवर्ड बनेगा? यस है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? इट विल बी क्लॉकवाइज इनवर्ड फ्लक्स। तो सो करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज, करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या? और भी अगर सोचेंगे आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, ये स्क्वायर लूप छोटा होने की कोशिश करेगा कि बड़ा होने की कोशिश करेगा? छोटा होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इस पार्ट के ऊपर सोचोगे तो इस पार्ट के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, इस पार्ट के ऊपर ऐसे आएगा, तभी ना छोटा होगा, है ना? और इस पार्ट के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, इस पार्ट के ऊपर ऐसे आएगा, तभी ना छोटा होगा। तो सोचो इसके ऊपर करंट ऐसे होना चाहिए, फोर्स ऐसे होना चाहिए, ताकि the square loop will shrink in area। तो कैसे करंट होने से? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज आउटवर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। कैसे करंट होने से फ्लक्स नीचे की तरफ होगा? देखो फील्ड बाहर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, अगर करंट ऐसे होगा तो फोर्स डाउनवर्ड होगा। इससे भी पता चला कि करंट ऐसे होगा। देखो सारा नेचर को सपोर्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? इट इज अपोजिंग चेंज इन फ्लक्स, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन टू गो अवे फ्रॉम दिस फील्ड, इट इज ट्राइंग टू स्क्वीज इट्स एरिया। ठीक है, तो स्कूल लेवल में, बोर्ड लेवल में दे विल जस्ट आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दे विल नॉट आस्क यू द कॉजेस एंड हाउ इट इज बीइंग अपोज्ड। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस तो वो पूछेंगे व्हाट विल हैपन, द सपोज दिस इज ए रिंग, द मटेरियल ऑफ द रिंग विल बी अंडर टेंशन और कंप्रेशन, you want to understand that this is to be with the help of
लेंजेस लॉ, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो रिंग छोटा होने की कोशिश करेगा तो कंप्रेशन क्रिएट होगा। ओके, we'll see this type of questions later, but now अगर आपको ये चीजें समझ में आया तो ये सारा केसेस में मुझे आप डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? इन each of following cases find direction of current between A and B। कुछ केस दे रहा हूं, कुछ केस में दे रहा हूं। यहाँ पर स्ट्रेट क्विक करंट है I एम्पियर का, कांस्टेंट करंट जा रहा है, और यहाँ पे कोई एक रिंग है, ये रिंग को मैं मान लो पकड़ के खींच के ले रहा हूँ, आई एम पुलिंग इट अवे, और A एक पॉइंट यहाँ पे है, B एक पॉइंट यहाँ पे है। आपको बताना है A और B के बीच में जो करंट होगा A to B होगा कि B to A होगा। क्या हो रहा है इसमें? तकलीफ ये है कि ये जो रिंग है, इस रिंग को कोई खींच के ले रहा है विद सम वेलोसिटी, खींच के इसको दूर लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको केस समझ में आया? इफ द रिंग मूव्स अवे अकॉर्डिंगली द फ्लक्स लिंकिंग विद दिस रिंग विल चेंज। Let me give you one more case. Suppose I say here is a magnetic field. Say here is a magnetic field in this zone. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इससे बाहर किसी दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक रिंग को ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? You will see here is a ring. अब ये रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ? मूव करवा रहा हूँ। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहा हूँ। मुझे आपको बताना है A और B के बीच में जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। रिंग इज पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं था। जैसे जैसे अंदर जाएगा फ्लक्स चलेगा उसके अंदर। बताना ये है आपको व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट बिटवीन A and B। क्या ये दोनों केस में आप मुझे आंसर बता सकते हो? थोड़ा कोशिश करिए। ओके, मैं बोल रहा हूं, आप माइक्रोफोन म्यूट ही रखो और बोलते रहो। अब ये जैसे ये करंट जा रहा है इसके अंदर से, when this current is passing through this straight wire, there is some flux linking with this ring is being pulled in this direction। पहले बताओ कि इसके चलते यहाँ पर रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? ध्यान रखे कि म्यूट में रहते हुए बोलो, क्या होगा? इनवर्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अच्छा, जब ये रिंग यहाँ पे था तो इसके अंदर से ज्यादा फ्लक्स जा रहा था कि रिंग जब दूर चला गया उसमें ज्यादा फ्लक्स जाएगा? दूर में जाएगा तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्लक्स होता है B इनटू एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन B घट रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा B घट जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। कौन सा फ्लक्स घट जाएगा? इसके चलते कैसा फ्लक्स था? इनवर्ड फ्लक्स था। कंक्लूजन क्या मिला? द इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। क्या हुआ हियर? कॉज क्या हो गया? कॉज ऑफ करंट इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजिंग। ये हो गया कॉज ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्यों हुआ? वो सारे कॉजेस को अपोज करेगा। कॉज हो गया कि इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है। जो करंट होगा अपोज कैसे करेगा? अपोजिशन होगा कैसे? इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अपोजिशन कोशिश करेगा कि इनवर्ड फ्लक्स बढ़ जाए। इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाना है तो इंड्यूस्ड करंट produces inward flux। देखा आप लोग कितना मस्त बोले, म्यूट में थे सुनाई नहीं दिया फिर भी बोले होगे। तो इंड्यूस करंट अगर इनवर्ड फ्लक्स हुआ तो कैसा होगा ये मैं बताओ, सॉरी कैसा होगा डायरेक्शन का करंट इसमें इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा। दैट मींस द करंट हैज टू बी लाइक दिस। अगर करंट हैज टू बी लाइक दिस मींस करंट विल बी क्लॉकवाइज और A to B।
क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस। ये तो हम कहेंगे करंट कैसे होगा? करंट इज क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया। सिमिलरली थिंक फॉर द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में जैसे जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रहे हैं, किसको? इस रिंग को, तो क्या इसमें एक ईएमएफ होगा? ईएमएफ तो तब होगा जब इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेंगे। क्या फ्लक्स एसोसिएटेड बदल रहा है? हाँ कहेंगे। कैसे बदल रहा है बताओ? कॉज क्या है ईएमएफ का? ये हुआ कि जैसे जैसे अंदर गया, अंदर की तरफ जाता हुआ फ्लक्स बढ़ रहा है। पहले अंदर की तरफ कुछ भी फ्लक्स नहीं था, जैसे यहाँ पर आ गया थोड़ा फ्लक्स जाने लगा, और जैसे जैसे और जाने लगा तो इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। समझ में आया क्या? एज द इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल से? कॉज हो गया इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस। कॉज हो गया क्या? कॉज हो गया इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस। इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस। अच्छा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है ना? तो ऑपोजिशन कैसे करेगा भाई उसको? इनवर्ड फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू बी अपोज्ड? बाय डेवलपिंग इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। ऑपोजिशन कैसे होगा? करंट develops outward flux। अब सोचो यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो करेगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा। कैसा होना चाहिए वो करंट? मतलब द करंट हैज टू बी लाइक दिस। ऐसे होगा तो इनवर्ड होगा, इट शुड बी अदरवाइज। तो करंट कैसा होना चाहिए? ऐसा होगा। करंट शुड बी, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको चीजें समझ में आ रहे हैं? करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है सबको? यस। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुआ यूं है कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू से आपको लेंजेस लॉ को रियलाइज करवाने की कोशिश करूंगा। सिंगल क्वेश्चन है। ये कोई एक रेल है, ये रेल है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये एक रेजिस्टेंस आर है, और चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टिंग बार है, ये कंडक्टिंग बार है, ये कंडक्टिंग बार है, और ये बार इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस बार कैन स्लाइड ओवर दिस, और दिया है कि ये लेंथ L है, और दिया है कि ये रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये बार को कोई पकड़ के खींच रहा है विद वेलोसिटी V। I name this point is A, this point is B। ठीक है, तो you clearly see a conducting bar AB of length L, a conducting bar AB of length L is pulled like this। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? V0। क्वेश्चन दिया है ए कंडक्टिंग बार AB was pulled along the rails with constant speed V0 as shown। कांस्टेंट स्पीड V0 में हम इसको खींचे हुए ले जा रहे हैं। बाकी सारा डाटा यहाँ पर दिखाया गया है, यू मस्ट बी एबल टू फॉलो। अच्छा, ये बात नंबर 1।
find EMF induced in AB, छोटे छोटे बीट से कर रहे हैं, आउट ऑफ A and B, which one is a higher potential? अगर A और B से हायर पोटेंशियल क्या है? क्या ये can this EMF circulate a current? ठीक है. Then what is direction of current in AB? यहां तक की चीजें करेंगे और भी ढेर सारे बीट से. ये 4-5 पॉइंट को डिस्कशन करने के बाद बाकी को पॉइंट को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है. पहला चीज तो ये है, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन AB. पूछा है AB में क्या EMF इंड्यूस होगा. थोड़ा आप लोग सोच लो, कोई एक कंडक्टर है लेंथ L का, V0 स्पीड में जा रहा है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला पूछा है, आपको तो फॉर्मूला मालूम है, राइट. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. पहले क्या पूछा है, बस दिया है कि ये दो रेल है और दोनों एंड में दोनों रेल को बाय रेजिस्टेंस R जोड़ दिया गया है और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड दैट टू इन द इनवर्ड डायरेक्शन एज यू शो हियर, और सब कुछ ऐसा ही दिया गया है. नाउ अब ये कंडक्टिंग बार को L लेंथ का V0 वेलोसिटी में खींचा गया. पूछा है बीट नंबर 1 में सॉल्यूशन पहले देखेंगे. Bit number 1 का solution. What is the EMF? When a conducting bar of length L moves with a velocity v in a direction perpendicular to length in a transverse magnetic field, the EMF induced is given by BLV. Previous classes में हम लोग किए हैं. You say EMF is BLV sin theta. उसमें थीटा क्या था? Angle between theta is angle between B and V. कितना है इस केस में? 90 डिग्री. तो फिर EMF कितना हो जाएगा? EMF होगा BL V0. यस, ये होगा EMF. अच्छा, ये हो गया. बीट नंबर 2 में पूछा है. बीट नंबर 2 में कुछ पूछा है. क्या पूछा है? बताओ, आउट ऑफ A and B which one will be at higher potential? अब इसके अंदर की कोई पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचिए. कंडक्टर जब से भागा, ऐसा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी इधर भागा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा. यू विल फाइंड ए पॉजिटिव एंड हियर, नेगेटिव एंड हियर. दिस इज एज गुड एज ए केस लाइक दिस. दिस एंड इज A, दिस एंड इज B, एंड हियर इज द EMF BLV. अच्छा, तो which one is higher potential? आपको के potential of A is more than potential of B. Bit number 3. Can this EMF circulate a current? कोई EMF करंट कब सर्कुलेट करवाता है? When it is closed through a resistance. तो यहाँ पर जो EMF हुआ, ये रेजिस्टेंस से क्लोज हुआ है, करंट सर्कुलेट होगा क्या? यस, ठीक है. नाउ बिट नंबर 4. बताओ, ये बार AB में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? क्या होगा? A to B और B to A? सोचना है. यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा. अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ. चलिए सोचते हैं. हमें दिख रहा है कि A हायर पोटेंशियल में है, B लोअर पोटेंशियल में है. करंट कैसे होना चाहिए? A to B. लेंजेस लॉ क्या बोल रहा है? लेंजेस लॉ लगाते हैं. लेट अस मेक यूज ऑफ लेंजेस लॉ टू फाइंड आउट द करंट. कैसे निकालेंगे? इंड्यूस्ड करंट विल अपोज ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट. क्यों ये करंट क्यों हुआ? क्योंकि फ्लक्स बदल गया. फ्लक्स क्यों बदल गया? क्योंकि इसको कोई मूव करवा दिया. तो इसको ये रोकने की कोशिश करेगा. मतलब ये इंड्यूस करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये बार इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा. द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन ऑपोजिशन टू
तो सोचो इसमें कैसे करंट होना चाहिए, एबी में कैसे करंट होना चाहिए कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, करंट ऐसे होना चाहिए। दूसरे तरीके से सोचते हैं, ये लूप के बारे में अगर सोचेंगे, ये लूप के अंदर से तो फ्लक्स इनवर्ड था, जैसे आप इसको दूर दूर लेते गए इनवर्ड फ्लक्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया, द करंट विल ट्राई टू अपोज, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करने के लिए कैसा फ्लक्स बनाएगा, इनवर्ड फ्लक्स की आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। तो सोचो यहाँ पे कैसा करंट होना चाहिए कि यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा, अगर ऐसा करंट होगा तो इनवर्ड फ्लक्स बन रहा है, करंट को ऐसा होना है, मतलब यहाँ पे करंट ऐसा होना चाहिए। दोनों ही तरीके से देख लिए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और चेंज इन फ्लक्स, द करंट इज फ्रॉम B to A, बट टू आर कंट्राडिक्शन, VA is at higher potential, VB is at lower potential। करंट तो हायर से लोअर में फ्लो करता है, हम दोनों ही तरीके से करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, हायर से लोअर फ्लो करता है करंट, बट सोचो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये ईएमएफ है। कोई बैटरी के केस में ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड इनसाइड फ्रॉम लोअर टू हायर, दैट मींस द करंट विल बी फ्रॉम B to A, डोंट मेक इट A to B। अगर ये हाई है, ये लोअर पोटेंशियल देख के कोई तुरंत A to B बोल दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रहे, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज EMF which is driving a current in the external circuit, which causes a potential difference in the external resistance। So direction of current क्या हो जाएगा, from B to A, solution हुआ B to A। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes। चलिए और कुछ बिट्स है जो खत्म नहीं हुआ है, बिट नंबर 4 गया, बिट नंबर 5, बिट नंबर 5 में पूछा है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन of bar AB with constant velocity V0। बार AB को कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने के लिए क्या फोर्स चाहिए, ये पूछा है। थोड़ा ध्यान से देखिए ये केस, हाँ ये कॉपी, अगर मैं बार AB को कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने की कोशिश करूंगा, अब मैं ये बार AB को कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने की कोशिश करूंगा। कौन से बार इज हियर, ये है बार, ये बार को कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ये बार को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में लेने की कोशिश कर रहा हूं, यू सी इट इज नाउ एज गुड एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें करंट फ्लो करने लगा है। डार्क करंट इज लाइक दिस, है ना। तो पहले सोचेंगे सॉल्यूशन में, आई करेंट इन ए बी, कितना करंट हो जाएगा, करंट इन ए बी क्या हो जाएगा, ये ए था ये बी था, कितना करंट हो जाएगा, इट इज ईएमएफ, क्या है, दिस केस इज एज गुड एज ए केस लाइक दिस, ये तो ऐसा ही केस हुआ ना, ये BLV हुआ, the EMF here is BLV, है ना, और इधर रेजिस्टेंस R है, करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज I? I is EMF by R, EMF by R, that is BLV by R, BLV0 by R, this is the current। जैसे ये करंट गया तो आप देखोगे इसके ऊपर ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में, द मैग्नेटिक फोर्स इज BIL sin थीटा, यू नो, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड IL, यहाँ पर ये क्वांटिटी हो जाएगा 1, सो इट इज BIL, और अगर I का वैल्यू को डाल देते हैं, इट इज कमिंग B स्क्वायर L स्क्वायर V0 by R, I का वैल्यू डाल दिए B स्क्वायर L स्क्वायर V0 by R, ठीक है।
दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। किस डायरेक्शन में होगा? टू लेफ्ट। ठीक है, लेंजेस लॉ इज जस्टिफाइड, द मैग्नेटिक फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। ठीक है ना? इट इज seen that the magnetic force opposes motion of the bar. ठीक है, what is the law supporting this? Supported by Lenz law। समझ में आया क्या? ठीक है, लेंजेस लॉ से पता चल रहा है कि अपोज कर रहा है। हाँ, लेकिन हमारा बात कुछ अलग था। हमारा क्या था? मैग्नेटिक फोर्स निकल गया, अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आने लगा है। कैसे? ऐसे। तो क्या होगा? अगर मैं इसको ये बार AB को नहीं खींचता, क्या करता? V0 वेलोसिटी में धक्का दे देता। तो जैसे V0 वेलोसिटी में धक्का दे दूंगा, ये भागने लगेगा, EMF होगा तो करंट होगा तो फोर्स होगा, और फोर्स वेलोसिटी को अपोजिट होगा, तो होगा क्या? ये वेलोसिटी घटते जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचना है इसको। कांस्टेंट वेलोसिटी में खींचने के लिए मुझे इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, बट ऑलरेडी एक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट। कितना फोर्स? b स्क्वायर f स्क्वायर v0 by r। क्या लिखेंगे टू ड्राइव द बार AB with constant velocity and external force is required to compensate the magnetic force। So force required to move bar with constant velocity is equal to जितना मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना था? b स्क्वायर f स्क्वायर v0 by r। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस। तो ये भी एक पॉइंट देख लिया हम लोग। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देख लिए। लास्ट पॉइंट नंबर 6, फाइंड वर्क डन बाय external force work done by external force in t seconds। next bit, find heat generated in resistance in t seconds। And lastly, we have to verify Lenz's law as to be on the basis of conservation of energy। थोड़ा पेशेंटली लास्ट बीट को समझ जाइए। व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन t सेकंड्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स अभी निकाले क्या था? ये t सेकंड में कितना वर्क करेगा? सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं, इन t सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया?
It was moving with constant velocity. The bar was moving with pulled with constant velocity. t सेकंड में कितना जाएगा? v0 into t. और फोर्स तो अभी देख लिए, v स्क्वायर l स्क्वायर v0 by r. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? fs कितना? v स्क्वायर l स्क्वायर v0 का स्क्वायर by r into t. This is the work done by the external force. एक्सटर्नल फोर्स कितना था? BLV क्या था? v स्क्वायर l स्क्वायर v0 by r. यही तो था एक्सटर्नल फोर्स. क्या समझ में आ रहा है? This is the work done. Find the heat generated in t seconds. Heat generated in t second जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा करंट क्या था. करंट वाज BLV0 by r. करंट अगर BLV0 by r है तो हम कहेंगे बीट नंबर 7 में heat generated in t seconds का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर r t. I स्क्वायर हो गया कितना? BLV0 by r हो गया करंट का स्क्वायर इनटू r इनटू t. थोड़ा सिंपलीफाई करिए तो मिल गया b स्क्वायर l स्क्वायर v0 स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर एक r कैंसिल हो जाएगा इनटू t. कितना इंटरेस्टिंग है. क्या नोटिस किए? जितना वर्क किए हैं उतना हीट जनरेट हुआ है. मतलब खींचने वाले का जो एनर्जी खर्चा हो रहा है दैट इज बीइंग डिसिपेटिंग एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. आप मान लो ताकत लगा के इसको मूव करवा रहे हो, आपकी बॉल को, आपका हीटर को उतना ही एनर्जी मिल जा रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं? लास्टली वी कुड नोटिस कि एक्सटर्नल वर्क डन और मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी spent in pulling the bar is equal to electrical energy developed in the resistance. So the law obeys conservation of energy. क्या लेंजेस लॉ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. क्या लग रहा है आपको लेंजेस लॉ एक इंटरेस्टिंग लॉ है कि बोरिंग लॉ है? Interesting, sir. इंटरेस्टिंग लॉ है, देखा. लेकिन जिनको समझ में आएगा उनके लिए इंटरेस्टिंग है, जो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उनके लिए बोरिंग हो जाएगा. थोड़ा जिनको ठीक से समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो को देख लेना और then you come prepared in the next class so that you will be better benefited. क्योंकि लेंजेस लॉ में और भी कुछ टिपिकल चीजें हैं जो अक्सर आते हैं जिसको हमें करना है. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद.